हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राउन्स कोर्ट्स इन इंडिया, द मेयर्स कोर्ट्स। तो 24 सितंबर 1726 में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने एक चार्टर इशू किया था जो क्राउन्स कोर्ट्स की शुरुआत थी इंडिया में। तो पहले के चार्टर्स में कंपनी जो थी, जब वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को एक्सटेंड कर रही थी, अपने एस्टैब्लिशमेंट को बढ़ा रही थी, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने किंग को रिक्वेस्ट किया कि वो एक ऐसा चार्टर इश्यू करे जिसमें उनको यानी कि कंपनी को स्पेशल पावर ग्रांट करी जाए। और इसके मेन रीजंस क्या थे? तो पहला रीजन ये था कि कंपनी जो थी ये चाहती थी कि मद्रास में, फोर्ट विलियम्स में और बॉम्बे में उनके पास प्रॉपर पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो सिविल केसेस को स्पीडी और इफेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कर सके, और यहाँ तक कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड कर सके। दूसरा रीजन ये था कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पे, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती थी प्रोबेट्स को ग्रांट करने की, ना ही लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस को ग्रांट करने की, खासकर उन केसेस में जहाँ पे डिजीज्ड के जो एग्जीक्यूटर्स हुआ करते थे या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो ब्रिटिश सेटलमेंट्स के पार्ट हुआ ही नहीं करते थे इंडिया में। तो पहले के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में काउंसिल जो होता था वो डिजीज्ड सर्वेंट्स के जो भी चीज़ें होती थी वो अपने पोजेशन में रखते थे, फिर वो पब्लिक ऑक्शन में दे देते थे, और जो भी पैसा आता था वो कंपनी अपनी ट्रेजरी में रखता था डिजीज्ड के एयर्स के बेनिफिट के लिए। तो ऐसी अरेंजमेंट्स की वजह से क्या होता था कि कंपनी के अगेंस्ट बहुत से ऐसे सूट्स फाइल हो जाते थे जिसमें कंपनी को सिर्फ डिफेंड ही नहीं करना पड़ता था बल्कि कंपनसेशन भी पे करना पड़ता था, यहाँ तक कि कॉस्ट भी पे करनी पड़ती थी। तीसरा रीजन है उन प्रॉपर्टीज को सीज करना जो कोवेनेंटेड सर्वेंट्स के होते थे गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा। कोवेनेंटेड सर्वेंट्स वो होते थे कंपनी के जो इंडेटेड होते थे कंपनी की तरफ। तो ऐसे केसेस जो होते थे वो इंग्लैंड के कोर्ट्स डिसाइड करते थे। तो अगर कोर्ट्स जो थे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि जो सीजर है वो गलत है और जो या फिर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो डेट के अमाउंट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी लिटिगेशंस को अवॉइड करने के लिए कंपनी चाहती थी कि ऐसे कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो जो उनकी अथॉरिटी के अंदर आए और इंग्लिश कोर्ट्स के द्वारा रिकग्नाइज किया गया हो। और चौथा रीज़न है प्रॉपर अथॉरिटी का ना होना। और अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन और सीरियस क्राइम्स किए जाते थे मिलिट्री पर्सन्स के द्वारा, तो ऐसे केस में कोर्ट्स का होना इंडिया में बहुत ज़रूरी था ताकि ऐसे एक्ट्स को पनिश किया जा सके। अब हम आते हैं मेयर्स कोर्ट्स पे। मेयर्स कोर्ट जो था वो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स की जगह पे बनाया गया था। ये जो कोर्ट है ये मेयर और 9 एल्डरमेन से बना था, जिसमें से 7 जो हैं इंक्लूडिंग मेयर वो सारे नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। एल्डरमैन जो था इनमें से ही एक इलेक्टिव होता था और जो मेयर था वो सारे एल्डरमैन से ही इलेक्ट हुआ करता था। गवर्नर एंड काउंसिल के पास ही ये पावर होती थी इनको रिमूव करने की ऑफिस से, वो भी मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। इस कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए डिक्लेयर करा गया था क्योंकि इस कोर्ट के पास पावर होती थी सारे सिविल सूट्स को सुनने की और डिटरमाइन करने की, सारे एक्शंस को सुनने की और डिटरमाइन करने की। यहाँ तक कि इस कोर्ट के पास पावर होती थी प्रोबेट ऑफ विल्स को ग्रांट करने की और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रांट करने की। कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल 1726 के चार्टर के अंडर गवर्नर एंड काउंसिल का कोर्ट जो था वो एस्टैब्लिश करा गया था, जिसके पास पावर दी गई थी कि वो सारे सिविल अपील्स को सुन सकता है जो भी मेयर कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट होती थी, और यहाँ तक कि क्रिमिनल केसेस को भी डिसाइड कर सकता था। जो गवर्नर और जो 5 मेंबर्स होते थे काउंसिल के, उनको अपॉइंट किया जाता था जस्टिसेस ऑफ पीस के तौर पे। और एक क्रिमिनल कोर्ट भी एस्टैब्लिश करा गया था जिसका नाम था क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्मिनर। और ये कोर्ट छोटे मोटे ऑफेंसेस के ट्रायल को लेता था और साल में सिर्फ 4 बार क्वार्टर सेशंस को होल्ड करता था। लेजिस्लेटिव पावर्स 1726 के चार्टर के अंडर गवर्नर एंड काउंसिल को ये पावर दी गई थी कि वो बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के गुड गवर्नेंस के लिए बना सकते हैं, लेकिन इस पावर के साथ कुछ लिमिटेशंस भी दी गई थी कि जो भी लॉज गवर्नर और काउंसिल के द्वारा बनाए जाएंगे, एक तो वो स्पेसिफिक रीजन पे एग्रीएबल होने चाहिए, दूसरी बात ये कि वो इंग्लैंड के स्टैट्यूट्स और लॉज के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, और कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही अप्रूव्ड होने चाहिए। अब हम आते हैं कि 1726 के चार्टर के मेन फीचर्स क्या थे। तो इस चार्टर के अंडर पहली बार क्राउन्स कोर्ट जो था एस्टैब्लिश करा गया था इंडिया में, और जो भी कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे जाते थे इस चार्टर के द्वारा वो रॉयल कोर्ट्स हुआ करते थे जिनको फुल रिकग्निशन मिलती थी ब्रिटिश लीगल सिस्टम में। इस चार्टर के अंडर एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी क्रिएट करा गया था तीनों प्रेसिडेंसीज में, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में।
और एक जुडिशियल सिस्टम भी एस्टैब्लिश करा गया था इस चार्टर के द्वारा, जो ज़्यादा क्लियर और डेफिनाइट था पहले के सिस्टम से। पहली बार किंग इन काउंसिल का जुरिस्डिक्शन जो था वो इंडिया तक एक्सटेंड हुआ था। इस चार्टर के अंडर एक लेजिस्लेचर भी क्रिएट करा गया था जिसके पास पावर थी कि वो सारे नेसेसरी लॉज बना सकता था। ये चार्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी इंग्लैंड के लॉज बनते थे वो कभी भी इस कंट्री के लॉज के हिस्से नहीं बनते थे। अब हम बात करते हैं 1726 के चार्टर के बारे में। जो प्रोविजंस थे इस चार्टर के वो जल्दी ही इम्प्लीमेंट करे गए थे और फरवरी 1728 में नए कोर्ट्स ने अपनी फंक्शनिंग चालू कर दी थी। लेकिन मेयर कोर्ट्स को ये एश्योरेंस दी गई थी कि उनको उनकी इंडिपेंडेंस मिलेगी, लेकिन उनकी फंक्शनिंग को कंपनी सुपरवाइज करेगी और हर साल तीनों कोर्ट्स को अपनी प्रोसीडिंग जो है वो कंपनी के सामने सबमिट करना पड़ेगा और जो कंपनी काउंसिल को अपॉइंट करेगी वो इन सारी प्रोसीडिंग्स को स्क्रूटनाइज करेगी। लेकिन कोर्ट के इंडिपेंडेंट होने की वजह से और स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने की वजह से कुछ ऐसी डिफिकल्टीज जो थी वो अरोज हुई। मेयर एंड गवर्नर एंड काउंसिल के बीच का जो रिलेशन था वो खराब होने लगा था। मेयर जो था वो हमेशा से जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करना चाहता था, लेकिन जो गवर्नर एंड काउंसिल थे वो कभी नहीं चाहते थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सारी अथॉरिटी आ जाए। इसलिए वो हमेशा से मेयर कोर्ट को डिक्टेट करते थे कि उनको किस तरह से जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा था कि जो ज्यूरिसडिक्शन था मेयर कोर्ट का वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं था। उससे ये क्लियरली पता ही नहीं चलता था कि कौन सा मैटर कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बिलोंग करता था। मद्रास कोर्ट में ओथ को लेके एक डिस्प्यूट अरोज हुआ जिसमें हिंदूज जो थे वो ये चाहते थे कि गीता के ऊपर हाथ रख के वो ओथ ले, लेकिन मेयर कोर्ट जो था वो टेम्पल ओथ के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट करता था। तो ये चीज़ हिंदूज ने कंप्लेन की गवर्नर एंड काउंसिल को लेके और गवर्नर एंड काउंसिल जो थे वो हमेशा से ही नेटिव्स का ही साइड लेते थे और इसकी वजह से गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर के बीच में रिलेशनशिप और ख़राब होने लगे। मेयर कोर्ट इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते थे नेटिव्स के केसेस में और वो उनके पर्सनल लॉज एंड कस्टम्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जिसकी वजह से नेटिव्स जो थे वो इस इशू को गवर्नर एंड काउंसिल के पास लेके जाते थे और गवर्नर एंड काउंसिल जो थे वो हमेशा से नेटिव का ही साइड लेते थे। गवर्नर एंड काउंसिल ये कभी भी पसंद नहीं करते थे कि कोर्ट जो है वो नेटिव को नाराज कर दे और ये सारी चीज़ें कंपनी के अगेंस्ट चली जाए। गवर्नर एंड काउंसिल जो थे वो हमेशा से ही उन अपील्स को सुनते थे जो मेयर कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट होती थी और मेयर कोर्ट जब अपने डिसीजंस में गवर्नर एंड काउंसिल के सजेशंस को नहीं अप्लाई करता था तो गवर्नर एंड काउंसिल जो थे वो अपने अपील में डिसीजन को रिवर्स कर देते थे। 1726 के चार्टर के अंडर कंपनी को सारे प्रेसिडेंसीज में कोई ना कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। जुडिशरी जो था उसके पास कोई एक्सपर्ट स्टाफ नहीं था जो जस्टिस को डिलीवर कर सके प्रॉपर्ली और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। 1746 में फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्यूपाई किया। 1726 के चार्टर के अंडर कंपनी को सारे प्रेसिडेंसीज में बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। जुडिशरी के पास कोई एक्सपर्ट स्टाफ नहीं था जो जस्टिस को डिलीवर कर पाए प्रॉपर्ली और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। 1746 में फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्यूपाई किया और सरेंडर किया ब्रिटिश के सामने 1749 अगस्त में। इस ऑक्यूपेशन के दौरान जुडिशियल सिस्टम जो एस्टैब्लिश करा गया था 1726 के चार्टर के अंडर वो मद्रास में सस्पेंड कर दिया गया था और कंपनी ने किंग को ये रिक्वेस्ट की जो भी प्रोविजंस थे 1726 के चार्टर के अंडर जिसकी वजह से कंपनी को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था वो हटा दिया जाए, खासकर कि इंग्लिश लॉज जो अप्लाई करे जाते थे इंडियंस के ऊपर। और ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी गई थी किंग जॉर्ज सेकेंड के द्वारा और 8 जनवरी 1753 में एक नया चार्टर इशू किया गया था। अब हम बात करेंगे 1753 के चार्टर के बारे में। इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए थे, जैसे कि गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर कोर्ट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको अवॉइड करने के लिए इस चार्टर के अंडर मेयर कोर्ट को गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर रखा गया था और जो भी इलेक्शंस होते थे एल्डरमैन के वो एबॉलिश कर दिए गए थे और गवर्नर एंड काउंसिल ही होते थे जो एल्डरमैन को अपॉइंट करते थे। इवन मेयर को भी इलेक्ट सिर्फ गवर्नर और काउंसिल ही करते थे। जो सूट्स होते थे नेटिव्स के बीच में उनको मेयर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया था और जो मेयर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती थी वो सिर्फ उन्हीं सूट्स तक ही सीमित थी जिनकी वैल्यू 5 पगोड़ा से ऊपर होती थी। एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट भी क्रिएट करा गया था जो छोटे मोटे सिविल केसेस को सुनता था जिनकी वैल्यू सिर्फ 5 पगोड़ा तक ही थी। और जो जजेस होते थे इस कोर्ट्स के वो कमिश्नर कहलाए जाते थे जो गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे
और जो सर्वेंट्स होते थे कंपनी के। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पे। 1753 और 1726 का जो जुडिशियल प्लान था वो इफेक्टिव जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाता था। उसके कुछ डिफेक्ट्स थे, जैसे कि जुडिशियल सिस्टम जो एस्टैब्लिश करा गया था इस चार्टर के अंडर वो एग्जीक्यूटिव रिडन था, और जो मेयर कोर्ट था वो गवर्नर एंड काउंसिल की अथॉरिटी के अंडर आता था। एल्डरमैन जो अपॉइंट किया जाता था, जो नॉमिनेट करा जाता था, वो भी काउंसिल के द्वारा ही किया जाता था, और कोर्ट एग्जीक्यूटिव के प्रेशर के अंडर ही काम करता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन था कोर्ट का वो इम्पार्शियल जस्टिस डिलीवर नहीं करता था, खासकर कि उन केसेस में जहां पे डिस्प्यूट कंपनी सर्वेंट और इंडियन के बीच में होता था, क्योंकि जो मेंबर्स होते थे कोर्ट के वो खुद ही सर्वेंट्स होते थे कंपनी के, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जो उनके को ब्रदर्स है वो हरासमेंट फेस करे, खासकर उन डिस्प्यूट्स में जो इंडियंस के साथ होते थे। क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता था एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, क्योंकि जो भी जजेस होते थे क्रिमिनल कोर्ट के वही मेंबर्स होते थे गवर्नर्स काउंसिल के। जो जुडिशरी थी उसके पास कोई लीगल नॉलेज नहीं थी, उनको कुछ नहीं पता था कि इंग्लिश लॉज क्या होते हैं, और ना ही उनको नेटिव्स के कस्टम्स और लॉज के बारे में कुछ समझ में आता था। तो वो जो भी डिसाइड करते थे वो अपनी तरीके से ही डिसाइड करते थे, अपने तरीके से ही इंटरप्रेट करते थे लॉ को। कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं था कोर्ट्स के ऊपर, सिवाय गवर्नर एंड काउंसिल ही कंट्रोल करते थे कोर्ट्स को। कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होती थी वो प्रेसिडेंसी टाउन्स तक ही सीमित होती थी। जो इंग्लिशमैन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिमिट्स के बाहर रहते थे उनके ऊपर कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन काम नहीं करती थी। वो ऑफेंसेस कमिट करते थे और उसके बाद कंपनी कोर्ट्स में उनकी अपीयरेंस भी नहीं होती थी, क्योंकि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन वहां तक पहुंचती ही नहीं थी। उल्टा जो भी नेटिव्स कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर रहते थे उनको इंग्लिश लॉ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती थी, क्योंकि उनके खुद के लॉज और कस्टम्स इतने डिफरेंट होते थे। कोई भी लॉयर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता था पार्टीज को डिफेंड करने के लिए। यहाँ तक कि कुछ अटॉर्नीज अलाउड किए जाते थे कोर्ट की तरफ से पार्टीज के बिहाफ पे अपीयर होने के लिए, लेकिन उन अटॉर्नीज को भी इंग्लैंड के लॉज और इंडिया के लॉज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। वो पार्टीज को इंडिपेंडेंटली डिफेंड भी नहीं कर पाते थे। इंडियन जजेस की भी रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स में ना के बराबर थी, जिसके वजह से नेटिव्स भी नाराज रहते थे। तो इन सारी चीज़ों को देख के हाउस ऑफ कॉमन ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी जिसका नाम था कमेटी ऑफ सीक्रेसी 1772 में, जो कंपनी के अफेयर्स को स्क्रूटनाइज करती थी और रिपोर्ट्स देती थी कि किस तरह से जस्टिस डिलीवर करा गया है और क्या रिलेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक जुडिशियल सिस्टम जो था वो ओवरहॉल करा गया और एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गया 1774 में कैलकाटा में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।